नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2016 के प्री के पॉलिटी के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए चालू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 years. A panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. अब एक बार हम देख लेते हैं, जैसे ये एज पे कई बार सवाल आ जाते हैं, तो कुछ हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं और अलग अलग जो इलेक्शंस हैं उनमें एज के क्या प्रावधान है संविधान के अंदर। तो देखिए, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट्स, इनके लिए मिनिमम एज बताई गई है 35 years। इसके बाद मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट, इनके लिए एज प्रोवाइड की गई है 30 years मिनिमम एज। फिर एमएलएज और एमपीज ऑफ लोकसभा के लिए, इनके लिए एज प्रोवाइड की गई है 25 years। तो अब हम आते हैं मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत। मेंबर ऑफ पंचायत पे अब हम आते हैं, इज 25 years। तो दोस्तों, संविधान में एक प्रोविजन है, वो है 243F। ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 years। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। यहाँ पे एक और प्रोविजन हम समझ लेते हैं, ये है 243E। 243E ये कहता है कि एक पंचायत की टर्म 5 साल की होगी। अब फॉर सम रीजन मान लीजिए ये प्रीमेच्योरली यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है बीच में कहीं, तो देन जो नेक्स्ट पंचायत होगी उसकी ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ पीरियड होगी। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत होगी उसकी ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड होगी। तो देन अगेन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, दिस इज करेक्ट। करेक्ट आंसर बिकम्स B, 2 only. नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो यहां समझ लेते हैं प्रोरोगेशन क्या होता है। प्रोरोगेशन होता है कि जैसे लोकसभा होती है, उसकी टर्म वी ऑल नो इज फॉर 5 years। इस 5 years में देर आर वेरियस सेशंस। हर साल हम जानते हैं 3 सेशंस होते हैं जनरली, हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान केवल ये कहता है कि 2 टर्म्स के बीच में 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं पास होना चाहिए। तो बट हम प्रैक्टिस के द्वारा हम जानते हैं 3 होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो जब किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। तो जब भी प्रोरोगेशन होता है तो जो बिल पेंडिंग होता है वो लैप्स नहीं होता। आर्टिकल 107 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि किन किन कंडीशंस में बिल लैप्स हो जाता है। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, उसका टर्म कंप्लीट हो जाएगा, तब जो भी बिल लोकसभा के आगे विचाराधीन होंगे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। पर प्रोरोगेशन, जो कि 2 टर्म्स के 2 सेशंस के बीच का जो टाइम है, उस दौरान जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग। आगे और समझ लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में बिल्स लैप्स हो जाते हैं। तो ये याद रखिए, जो बिल राज्यसभा के आगे विचाराधीन है एंड इट हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, दिस काइंड ऑफ बिल विल नॉट लैप्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ऑल अदर काइंड्स ऑफ बिल विल लैप्स। फॉर एग्जांपल, राज्यसभा के आगे बिल है जो लोकसभा में पारित हो चुका है, फिर राज्यसभा के आगे आया, तो ये बिल लैप्स हो जाएगा।
जो केवल लोकसभा के आगे विचाराधीन था वो लैप्स हो जाएगा। तो केवल जो बिल राज्यसभा के आगे विचाराधीन था और अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ऐसा बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha. This is correct. हाँ, तो ये वही बात है, राज्यसभा के आगे पेंडिंग है और अभी लोकसभा ने इसे पास नहीं करा है, तो आंसर बिकम्स 2 ओनली। आगे देखते हैं, The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in national interest if a resolution to that effect is passed by the Lok Sabha by a simple majority of its membership, Lok Sabha by majority of not less than 2/3 of its total membership, Rajya Sabha by a simple majority of its total membership, Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its membership present and voting। तो अब देखते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 249, डायरेक्टली ये जो सवाल है वहां से लिया गया है। तो 249 ये कहता है कि इफ इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट देन राज्यसभा विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स इट विल पास ए रेजोल्यूशन बाय 2/3 of its members present and voting by a majority of 2/3 and then such a law can be passed by Lok Sabha। तो ये देखते हैं, ये जो है ये है पार्ट 11 का पार्ट है, संविधान के पार्ट 11 का पार्ट है ये आर्टिकल, जो कि डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस से। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में ये एक तरह का एक्सेप्शनल सिचुएशन को केटर टू करने के लिए ये प्रावधान डाला गया है। तो ऐसे में क्योंकि स्टेट की पावर ली जा रही है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा उसको 2/3 ऑफ मेजोरिटी से उसके लिए रेजोल्यूशन लिया जा रहा है। सो दिस बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। As per the Act, ग्राम न्यायालय can hear only civil cases and not criminal cases। तो दोस्तों थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका भी देख लेते हैं, ग्राम न्यायालय एक्ट, इससे भी कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं। तो ग्राम न्यायालय एक्ट ये 2008 में आया है। इसके द्वारा ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जो ग्राम न्यायालय है ज़्यादातर इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल पे ये सिचुएटेड होता है। इसके पास सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर सुनने की पावर होती है। क्रिमिनल जो थोड़े लेस ग्रीवियस नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं, केवल वही ऑफेंसेस इसमें लिस्ट किए गए हैं एक्ट में, और उन ऑफेंसेस पे ही ये उन ऑफेंसेस को के बारे में ही ये मैटर सुन सकता है, सिविल मैटर्स ये सुन सकता है। फिर जब भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे तो समरी प्रोसीजर का यूज किया जा सकता है। फिर ये स्पेशल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट जस्टिस यूज कर सकता है। फिर इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि 6 मंथ्स में मैटर का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस। तो यहाँ हम देख सकते हैं ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल एंड नॉट क्रिमिनल, सो दिस इज रॉन्ग। सेलेक्टेड टाइप ऑफ क्रिमिनल मैटर्स कैन बी हर्ड बाय दिस court। The act allows local social activists as mediators and reconciliators। तो इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जहाँ पे भी कोई भी मैटर किसी तरह के मीडिएशन के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है, तो पहली चेष्टा ये होनी चाहिए कि मैटर मीडिएशन के द्वारा रिजॉल्व किया जाए। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन होता है जब दोनों पार्टीज आपस में एक समझौता कर लेती हैं, तो उसके लिए कई बार एक मीडिएटर भी या रिकॉन्सिलिएटर भी अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक आदमी होता है जिसपे जो दोनों पार्टीज को एक समझौते पे लाने की कोशिश करता है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर बिकम्स ओनली बी। नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The chief secretary in a state is appointed by governor of that state।
तो जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, इनको अपॉइंट करने का, इनको चुनने का जो विशेषाधिकार होता है वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होता है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज ए फिक्स टेन्योर। अगेन ये फिक्स टेन्योर वाली पोस्ट नहीं होती, ये जब भी आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट सुपर एनुएशन में आप आ जाएंगे तो आपको ये पोस्ट वेकेट करनी होगी। या सेकेंडली अगेन चीफ मिनिस्टर साहब का विशेष अधिकार है, वो चाहें तो आपको बदल सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नीदर 1 nor 2। दोस्तों विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।